हे गाइस, वेलकम ऑन आवर चैनल इंटेलेक्चुअल ट्राइब। दिस इज़ कुलदीप और आज हम इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर का एनालिसिस करेंगे। शुरुआत करेंगे एक्सप्लेन पेज से, फिर इकोनॉमी पेज पे जाएंगे और एडिटोरियल सेक्शन के ऊपर कवर अप करेंगे पूरा। एक्सप्लेन पेज के ऊपर आज ज़्यादा कुछ न्यूज़ इंटरेस्टिंग हमारे लिए है नहीं, क्योंकि एग्ज़ाम व्यू से देखेंगे तो कोविड-19 को लेकर जितनी भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। लेकिन जो जनरल डिटेल्स हैं, जनरल इन्फॉर्मेशन है, वो आपको पता होनी चाहिए, इसलिए इसे भी कवर करेंगे आज। तो इसके अंदर तीनों आर्टिकल जो आए हैं एक्सप्लेन पेज पे आज, वो तीनों कोविड से रिलेटेड है। एक मास्क को लेके है, एक रैपिड टेस्टिंग को लेके है, और दूसरा कि किस एरिया में कितना टेस्टिंग हमें चाहिए होगा उसको लेके। तो तीनों जो आर्टिकल्स हैं वो कोविड को लेके ही हैं, ये पहले समझ लीजिए। और इतना इंपॉर्टेंट हमारे लिए इसमें कुछ रहेगा नहीं, जो बेसिक सी चीज़ें हैं वो हम डिस्कस कर लेते हैं, लेकिन इतना डीप में इसे नहीं देखेंगे। तो शुरुआत करते हैं। पहली बात यहाँ पे क्वेश्चन जो है, पहला आर्टिकल वो है कि रैपिड टेस्टिंग को लेके जो हमने बंद कर दिया है अभी रैपिड टेस्टिंग, उसका क्या इम्पैक्ट आने वाला है, क्या फ़र्क आने वाला है और क्यों किया है, ग्लोबली इसके बारे में क्या चीज़ें हो रही है, तो वो सब हमको इस आर्टिकल में जानने को मिलेगा। तो सबसे पहले तो आपको मैं बता दूं कि रैपिड टेस्ट किट्स जो हमारे पास चाइना से आई थी वो थोड़ी सी फॉल्टी थी। थोड़ी सी नहीं, काफ़ी फॉल्टी थी। उनकी जो एक्यूरेसी थी वो बहुत ज़्यादा वेरी कर रही थी, और उसी की वजह से आईसीएमआर ने स्टेट्स को मना कर दिया कि आपको टेस्टिंग नहीं करनी है, और जो भी ये हमने टेस्ट किट्स मंगाई है इनको वापस रिटर्न कर देंगे। तो इसमें वही पहला क्वेश्चन है कि रैपिड टेस्ट है क्या। तो रैपिड टेस्ट में एक मैं आपको चीज़ बता चुका हूँ कि ये बहुत जल्दी रिजल्ट दे देती है, आधे घंटे में बता देती है आपकी बॉडी के अंदर एंटीबॉडीज़ डेवलप हुई है या नहीं हुई है, बजाय कि आरटीपीसीआर टेस्ट जो ओरिजिनल होता है, स्टैंडर्ड आरटीपीसीआर टेस्ट है, वो आपको 8 से 9 घंटे ले लेगा बताने में कि आप पॉजिटिव हैं या नहीं है। तो वो ज़्यादा एक्यूरेट है, लेकिन तो उसके ऊपर हम रिलाई कर सकते हैं, लेकिन रैपिड टेस्ट के ऊपर हम रिलाई नहीं कर सकते। तो बेसिकली इसमें एक ही नई चीज़ है, अगर आपने पुराने वीडियोस देखे हैं तो आपको सारी चीज़ें पता होगी रैपिड टेस्ट के बारे में। पहले मैं लगातार डिस्कस करते आया हूँ, फुल कवरेज दिया है इस चीज़ को, लेकिन यहाँ पे एक नई चीज़ है, वो आपको समझना है कि रैपिड टेस्ट किट्स काम कैसे करती है। तो ये क्या करती है कि हमारा जो ब्लड होता है उसके अंदर दो कंपोनेंट्स होते हैं बेसिकली, प्लाज्मा और ब्लड सेल्स। मैं हाईलाइट कर देता, लेकिन शायद पेन नहीं है। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो आपको मिलेगा प्लाज्मा एंड ब्लड सेल्स। अब होता ये है कि ब्लड के अंदर से जो प्लाज्मा होता है, प्लाज्मा में से जब ब्लड क्लोटिंग प्रोटीन होते हैं, हमारा जो ब्लड क्लोटिंग होता है वो प्रोटीन की वजह से होता है, और वो प्रोटीन जब हम हटा देंगे तो 13 टाइप के प्रोटीन्स होते हैं, उनको हटा देंगे तो जो हमारे सामने निकल के आएगा उसको हम सीरम बोलते हैं, और उस सीरम का टेस्टिंग होता है, उसे सीरोलॉजिकल टेस्टिंग बोलते हैं। तो आपको सिर्फ ये समझना है कि ब्लड के अंदर दो कंपोनेंट होते हैं, पहला प्लाज्मा, दूसरा ब्लड सेल। और प्लाज्मा के अंदर से हम जब प्रोटीन हटा देंगे जो ब्लड क्लॉटिंग करते हैं, तो फिर हमारे साथ सामने आएगा सीरम, और उसका हम जो सीरोलॉजिकल टेस्टिंग करेंगे वो रैपिड टेस्ट होता है, उसके ऊपर रैपिड टेस्ट किया जाता है। तो आपको सिर्फ इतना समझ लेना। और दूसरा ध्यान रखना, आरटीपीसीआर टेस्ट का फुल फॉर्म, जिसका मतलब है रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा, और ये पूछा भी जा सकता है कहीं पर, बाकी ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं। तो सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस। आपको एक चीज़ और नोटिस करनी है कि रैपिड टेस्ट के टाइप कितने हैं, आपको ये देखना पड़ेगा। तो रैपिड टेस्ट के टाइप में दो टाइप मिलेंगे बेसिकली आपको। एक टाइप होता है जो प्रोटीन को टेस्ट करता है आपकी बॉडी के अंदर, जो वायरस को कॉपी करने के काम आता है, और उस तरीके से पता लगाया जाता है कि अगर वो प्रोटीन आपकी बॉडी में प्रेजेंट है तो फिर आप पॉजिटिव हैं। और दूसरा तरीका होता है जो हम इंडिया में यूज़ कर रहे हैं इतने टाइम से, कि एंटीबॉडीज़ चेक करते हैं हम, एंटीबॉडीज़ डेवलप हुई है या नहीं हुई है। अगर एंटीबॉडीज़ डेवलप हो जाती है किसी की बॉडी के अंदर, तो फिर आप मानेंगे कि वो बंदा है, वो इम्यूनिटी जनरेट कर चुका है अपने अंदर, पॉजिटिव था और पॉजिटिव होकर निकल चुका है। तो इस चीज़ को लेके काफ़ी कंट्रोवर्सी हो गई थी बाद में। तो आपको भी सिर्फ यही समझना है कि रैपिड टेस्ट दो टाइप के होते हैं, एक जो वायरस के प्रोटीन को डिटेक्ट करेगा, और दूसरा जो एंटीबॉडीज़ को डिटेक्ट करेगा। उसके बाद में आता है हम तीसरा क्वेश्चन जो इन्होंने लिया है, वो है कि इंडिया का स्टैंड क्या है रैपिड टेस्ट के ऊपर। तो आईसीएमआर ने पहले भी मना किया था, लेकिन जब स्टेट्स ने काफ़ी फोर्स किया कि हमको हमारा नंबर बढ़ाना पड़ेगा टेस्टिंग का, तो वो भी एक चीज़ ठीक थी, क्योंकि हम स्लो अप्रोच से उतना ज़्यादा कुछ काम कर नहीं पा रहे थे, और वो बढ़ाना पड़ा उसके बाद में। और हमने चाइना से किट्स मंगाई जो कि फॉल्टी थी। तो उनका जो टेस्ट किट्स मंगाई थी हमने, उनका पॉजिटिव रिजल्ट था वो 6 to 70%, 71% वेरी कर रहा था, जो कि काफ़ी हाई वेरिएंस था। आप देखेंगे यहाँ पे कि 6 to 71% तक का एक्यूरेसी रेंज था, जो कि बहुत ही ज़्यादा कंट्रोवर्शियल बनना ही था।
और ये एक्चुअली में फर्स्ट जनरेशन टेस्ट थे जो शुरुआत में आप देखेंगे कि ये डिज़ीज़ 3-4 महीने पुरानी है। मैंने बताया भी आपको इनिशियली कि अभी हम स्टार्टिंग फेज़ में, हमें नहीं पता कि ये वायरस काम कैसे कर रहा है, प्रॉपर हमको इन्फॉर्मेशन नहीं है, हमें फैक्ट भी अभी तक नहीं पता चल रहे हैं, लेकिन हम लगातार चीज़ों को जान रहे हैं, नई नई चीज़ें पता कर रहे हैं, तो नए नए सॉल्यूशंस भी आ रहे हैं। तो अभी हम कुछ भी प्रेडिक्ट नहीं कर पाएंगे एग्जैक्टली। अगर कोई प्री एग्जिस्टिंग ड्रग काम कर जाती है तो ये सबसे अच्छी बात होगी ह्यूमैनिटी के लिए, लेकिन अगर कोई प्री एग्जिस्टिंग ड्रग नहीं काम करती है तो एक नई वैक्सीन को बनने में कम से कम साल से 1.5 साल लगेगा। तो आप उसी हिसाब से अपना माइंड सेट प्रिपेयर रखें, और सारी चीज़ें अगर हमको पता होती है तो हम माइंड सेट को वैसा बना के चलते हैं और चीज़ें हमारे लिए उतनी शॉकिंग नहीं होती। ये सबसे अच्छी चीज़ होती है। अगर आप कोई एग्ज़ाम भी दे रहे हैं तो आप अपना माइंड सेट बना के रखिए कि आपने पूरी तैयारी करनी है। हो सकता है चीज़ें बैकफायर कर जाए, हो सकता है आप फेल कर जाएँ, तो फेलियर तो पार्ट होना है। आपने जो आपका काम कर सकते थे वो सिर्फ था प्रिपरेशन, आप उसे 100% रखें। उस प्रिपरेशन को करते करते फिर उसके बाद एग्ज़ाम दे देंगे, और एग्ज़ाम देने के बाद में जब वो चीज़ निकल गई तो आपको उसे साइड में रखना है और अपना नेक्स्ट जो टारगेट है उसे एम करना है। क्योंकि रिजल्ट आपके हाथ में है नहीं, आपको वेट नहीं करना है उसके लिए अलग से, लगातार वहाँ पे चीज़ें चेक नहीं करनी है। तो वो चीज़ें आपको एक अप्रोच है अपनी लाइफ में लानी पड़ेगी। माइंडसेट आपका डिसाइड करेगा कि आप लाइफ में क्या करने वाले हैं। तो चलते हैं फिर उसके बाद में अगले क्वेश्चन पे कि ग्लोबल एक्सपीरियंस का क्या रहा है रैपिड टेस्ट को लेके। ग्लोबल एक्सपीरियंस हम सिंगापुर और साउथ कोरिया का देखेंगे तो उन्होंने रैपिड टेस्टिंग करी और ये उनके लिए काफ़ी पॉजिटिव रिजल्ट दिखाया इसने। इसी वजह से वर्ल्ड में एक नई अप्रोच को लेकर डिस्कशन होने लगा कि हम रैपिड टेस्ट करते हैं। लेकिन एक चीज़ हमको समझनी पड़ेगी, साउथ कोरिया के अंदर पॉपुलेशन एक तो कम है, ऊपर से उन्होंने जो सार्स और मर्स के अंदर जो उनका एक्सपीरियंस था उसको उन्होंने अच्छे से यूज़ किया है। और सार्स और मर्स को मैं आपको पहले डिस्कस कर चुका हूँ। मर्स का फुल फॉर्म है मिडल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, और सार्स का सीवर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। तो आपको दोनों का फुल फॉर्म ध्यान रखना है, ज़्यादा कुछ है नहीं। ये कोरोना वायरस फैमिली के ही वायरस हैं जो अर्ली 2000 में आपको देखने को मिलेंगे, 2003 और 2010 के आसपास। तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है कि कोरोना वायरस फैमिली के वायरस से पहले आ चुके हैं, ज़्यादा डेडली थे, इनका मोर्टेलिटी रेट हाई था, और ये बेसिक सी इन्फॉर्मेशन आपको ध्यान में रखनी है। तो यहाँ पे कुछ नहीं है, हमको सिर्फ ये पता लगना था कि रैपिड टेस्ट क्यों बंद किए गए। तो आपको आई होप आइडिया हो गया होगा क्यों बंद किए गए। उसके बाद में अगला जो इन्होंने आर्टिकल दिया है वो होममेड मास्क को लेके। अब इसमें बात की गई है दो फैब्रिक यूज़ करने की, कि आप एक कपड़ा यूज़ करें या दो दो टाइप के कपड़े यूज़ करें, क्या अच्छा है मास्क जो आप घर पे बना रहे हैं उसमें। अब ऐसा क्यों डिस्कस कर रहे हैं, तो पहली बात तो ये कि सर्जिकल और जो N95 मास्क हैं उनकी शॉर्टेज हो गई है। तो इसी वजह से हेल्थ मिनिस्ट्री ने एक एडवाइजरी जारी करी है, पब्लिक एडवाइजरी, और उसी के अंदर ये है कि क्या साइज़ होना चाहिए, क्या बेसिक बेसिक सी चीज़ें हैं। इसमें जो मेन एम्फेसाइज है वो आपकी जो फेस पे जो आप मास्क लगा रहे हैं उसको आप कितना टाइट या कितना ढंग से लगा रहे हैं ठीक तरीके से, उस पर डिपेंड करती हैं चीज़ें। तो पहला तो इन्होंने साइज़ मैटर कैसे करता है उस चीज़ को समझाया है। तो साइज़ में आपको ज़्यादा इतना इंपॉर्टेंट है नहीं आपके लिए, लेकिन बेसिक आपको ये आइडिया होना चाहिए कि इन्फेक्शन किन जो साइज़ वाले ड्रॉपलेट्स से होता है। तो वो ड्रॉपलेट्स हैं 5 to 10 माइक्रोन, और 1 माइक्रोन होता है वो कितना बड़ा होता है, 1 मीटर आप समझेंगे, 1 मीटर आप जानते होंगे, तो 1 मीटर का 10 लाखवां हिस्सा, तो बहुत छोटा होगा 10 लाखवां हिस्सा, और वो 1 माइक्रोन के बराबर होता है। तो जो 5 to 10 माइक्रोन साइज़ के डायमीटर के जो ड्रॉपलेट्स होते हैं वो हमारे लिए इन्फेक्शियस हो सकते हैं, वो इन्फेक्शन फैलाएंगे। इंपॉर्टेंट नहीं है इतना, लेकिन बस अब बेसिकली आपको आइडिया होना चाहिए। और यही चीज़ें होती है कि क्या आपको लगता है इतना जो बारीक चीज़ है उसको वो मास्क रोक पाता है? नहीं रोक पाता, N95 भी नहीं रोक पाता। लेकिन मेन चीज़ होती है कि उसका जो कैरियर होता है वो आपका ड्रॉपलेट होता है, और वो ड्रॉपलेट जो होता है उसका साइज़ काफ़ी बड़ा होता है यूजुअली। तो इस वजह से वो रोक लेता है मास्क, और इसलिए वो इफेक्टिव है। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि वो वायरस नहीं रोक रहा है उस तरीके से, हम ड्रॉपलेट को रोकते हैं। और यहाँ पे एक नई चीज़ है जो एरोसोल बोला गया है। एरोसोल आप देखेंगे इसके अंदर टर्म, तो एरोसोल होता है एयर और सॉल्यूशन का मिक्सचर, तो उसे हम एरोसोल बोलते हैं। अब इसको लेके बेसिकली फैब्रिक को लेके टेस्टिंग की गई अलग अलग जगह पे, और शिफॉन और कॉटन जो होता है उसके अलग अलग मास्क तैयार किए गए, उनको टेस्ट किया गया, और उसको लेके जो रिजल्ट्स आए हैं वो ये N95 के सिमिलर रिस्क जो रिजल्ट हैं उतने रिजल्ट देने की बात की गई है इसके अंदर। तो बेसिकली आपको ये समझना है कि मास्क आपको लगाना है, और मास्क लगाने के बाद में आपने एक चीज़ ध्यान रखनी है कि आप उसे ठीक तरीके से लगाएंगे। अगर उसे कम लूज़ लगाते हैं आप या फिर ठीक तरीके से नहीं लगाते हैं तो जो 1% का गैप भी होता है आपके फेस और मास्क के बीच में, वो उसकी एफिशिएंसी को आधा कर देता है। तो इसलिए ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप चीज़ों को ठीक तरीके से करें, बजाय कि सिर्फ क्वांटिटी में जाने के। तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है थोड़ा सा।
अब यहाँ पे अगला जो आर्टिकल है वो एक टेस्ट कहाँ किस चीज़ को लेके कितना करना है इसको लेके है। तो इसमें भी हमारे लिए कुछ इतना इंपॉर्टेंट जानने को है नहीं, लेकिन एक चीज़ जो हमको जाननी है वो जानना R0 R0 है। यहाँ पे आप देखेंगे कि जो रेट ऑफ स्प्रेड है R0, शायद जो फर्स्ट पैराग्राफ में आप देखेंगे 6 लाइन के अंदर R0 है वो नीचे जाएगा, जीरो उसके आर के, उसे R0 बोलते हैं। उसका मतलब होता है रेट ऑफ स्प्रेड, एक आदमी कितने लोगों को इन्फेक्ट कर सकता है, इसे हम R0 से डिनोट करेंगे। और इसमें ऑथर ये बोल रहे हैं बेसिकली कि हम अलग अलग जगह पे अलग अलग जो सिटीज़ हैं वहाँ पे हम अलग अलग टेस्टिंग करेंगे, और ऐसा नहीं कि पूरे इंडिया में हम रैपिड टेस्टिंग के नाम पे हमारे रिसोर्सेज हैं उनको वेस्ट कर देंगे या फिर ओवर यूज़ करेंगे, तो हमारे लिए ही नुकसान है, क्योंकि आज नहीं तो कल हमने इसी चीज़ से डील करना है। तो रिसोर्सेज को अच्छे तरीके से यूज़ करना पड़ेगा। बड़ी सिटीज़ हैं, जो मेट्रो सिटीज़ हैं, वहाँ पे ज़्यादा रिसोर्सेज लगेंगे। और ऑब्वियस सी बात है कि जो छोटे एरियाज़ हैं जो लेस वल्नरेबल हैं, वहाँ पे हमको उतना ज़्यादा फोकस नहीं करने की ज़रूरत पड़ेगी। और इन्होंने जो डिस्कशन है वो रैपिड टेस्ट किट को लेके भी किया आगे थोड़ा सा, लेकिन उसमें इतना कुछ है नहीं जानने के लिए। ये बेसिक सी चीज़ें हैं, इसमें कुछ आपको जानना नहीं है, आपको सिर्फ R0 जो एक टर्म है वो समझना ज़रूरी है, वो आप समझ लीजिए। इसके अंदर एक इम्पॉर्टेंट आर्टिकल आगे आएगा एडिटोरियल, वो उर्जित पटेल का है, जो मेरे हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है एक अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करने के लिए हमारे लिए। अभी नेक्स्ट हम इकोनॉमी पेज के ऊपर आते हैं। आज इंडियन एक्सप्रेस ने अपना जो एडिटोरियल है वो ई पेपर है सॉरी, वो अपनी साइट पे अपलोड नहीं किया, तो थोड़ा सा डिले हो गया। अभी मैं नोटिफिकेशन ऑफ कर देता हूँ, वेट। तो यहाँ पे आरबीआई गवर्नर का एक स्टेटमेंट है कि गोइंग बियॉन्ड 3.5 फिस्कल डेफिसिट टारगेट अनअवॉइडेबल। तो ये तो ऑब्वियस सी बात है कि अगर आपकी जीडीपी है वो 10% का स्लम्प ले रही है, 10% तो मिनिमम भी आप मान के चलेंगे तब है, लेकिन आने वाले टाइम में आप देखेंगे कि जो लॉकडाउन है वो पूरी तरीके से खुलने वाला नहीं है। अलग अलग कंट्रीज़ के जो अलग अलग पार्ट हैं वहाँ पे पार्शियल खुलेगा और कई जगह है जो अभी भी शट रहेगी। जैसे आप मुंबई देखेंगे, मुंबई बड़ा हमारा इकोनॉमिक सेंटर है, दिल्ली है, तो ऐसी जगह जब बंद रहने वाली है तो आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आपकी जीडीपी है वो इतना जल्दी रिवाइव हो जाएगी और वापस से ट्रैक पे आएगी। तो ये तो ऑब्वियस सी चीज़ है कि होना ही है। और 3.5% का जो हमारा फिस्कल डेफिसिट होता है, फिस्कल डेफिसिट बेसिकली ये होता है कि आप खर्चा कितना करेंगे। अगर आपका 100 रुपये अर्निंग है तो आप 103.5 रुपये खर्च करने का एस्टिमेट लेके चलते हैं। पहले आप सोचते हैं कि मैं 3.5 से ज़्यादा एक्स्ट्रा खर्चा नहीं करूँगा। एक्चुअली जो 3.5% का फिस्कल डेफिसिट है ये डेवलपिंग नेशंस के लिए अच्छा होता है। हमेशा आपको एक कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा कि डेवलपिंग नेशन में अगर गवर्नमेंट अपनी इनकम से ज़्यादा खर्च कर रही है तो ये हमारे लिए अच्छी चीज़ है, क्योंकि गवर्नमेंट वेलफेयर स्टेट वेलफेयर की जो एक्टिविटीज़ हैं उनके अंदर पैसा लगा रही होगी, तो उस तरीके से भी आप फिस्कल डेफिसिट को डिफेंड करेंगे। जबकि अगर डेवलप्ड नेशन है तो आपको फिस्कल डेफिसिट नीचे रखना पड़ेगा। तो ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है जो आपको समझना है, जो आपके लिए नई चीज़ होगी। और ये तो अनअवॉइडेबल है, इसके अंदर कुछ भी नया नहीं है। ये मैंने कहा ना, आपको माइंड सेट बना हुआ होना चाहिए, आपको फैक्ट पता होना चाहिए। इकोनॉमी गिरेगी सबको पता होना चाहिए। ये चीज़ें हमको अगर प्रिपेयर होंगे हम सही तरीके से, हमको पता होगा तो फिर हम अच्छे से डील कर पाएंगे। लेकिन अब जब हम माइंड सेट ही वैसा नहीं बना के चलेंगे तो वो चीज़ हमारे लिए नुकसान कर जाएगी। तो बेटर ये है कि हम पहले से माइंडसेट बना के रखें। एक चीज़ और कही इन्होंने कि अभी तक मोनेटाइजेशन जो करने का, डायरेक्ट मोनेटाइजेशन जिसको लेके हम डिस्कशन कर रहे हैं पिछले कई एडिटोरियल में, कि गवर्नमेंट का जो फिस्कल डेफिसिट है उसको मोनेटाइज करेगी आरबीआई, बॉन्ड खरीद के उनको पैसा देगी। तो इसको लेके उन्होंने कहा है कि अभी तक इसको लेके कोई डिसीज़न लिया नहीं है हमने, और अभी तक जब तक बात हुई नहीं है तो फिर हम इस चीज़ को अवॉइड कर रहे हैं। और जब बात होगी इसके बारे में तो हम सोचेंगे और अच्छे से डिसीजन लेंगे। तो ये इनका कहना है। एक चीज़ और इन्होंने एक्नॉलेज करी है कि जो एनबीएफसीज हैं, जो माइक्रो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, सिडबी, नाबार्ड वगैरह, इनको हेल्प की ज़रूरत है। और उसको लेके इन्होंने बोला है कि हमने नेसेसरी जो चेंज है वो इन चैलेंज को एड्रेस करने के लिए लिए हैं। और उसके बाद में इन्होंने LTRO, जो लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशन होता है, टारगेटेड लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशन, LTRO बोले हैं या TLTR, इस चीज़ को आप थोड़ा ध्यान रखेंगे, क्योंकि ये एक नई पॉलिसी है जो आरबीआई ने पिछले साल इंट्रोड्यूस करी 2019 के अंदर। इसमें जो रेपो रेट होती है हमारी, उसके ऊपर बैंकों को लोन दिया जाता है लंबे टाइम के लिए, 1 से 3 साल के बीच में। तो ये काफ़ी, वैसे आप जब रेपो रेट के ऑपरेशन देखेंगे जिन पे पैसा दिया जाता है लिया जाता है वो शॉर्ट टर्म के लिए होता है, लेकिन यहाँ पे LTRO लॉन्ग टर्म के लिए था। पहली बार ऐसा हुआ और ये नई पॉलिसी थी, तो इसको आपने थोड़ा सा ध्यान रखना है, क्योंकि ये आपको इकोनॉमिक सेक्शन में हेल्प करेगा। जब भी आप आंसर राइटिंग करेंगे कहीं पे भी तो वो चीज़ आपको हेल्प करेगी। और यहाँ पे LTRO 2.0 लाई थी आरबीआई अभी, लेकिन बैंकों ने उसको लेके जो पैसा उन्होंने फंड लोकेट करने की कोशिश की थी, बिड
में दिया था कि आप 25,000 तक की उधारी 25,000 करोड़ तक की उधारी ले सकते हो यहाँ बैंक से, लेकिन बैंकों ने उसको लेने से मना कर दिया है। फिर आप कहेंगे हाफ हाफ ही लिया, जबकि उनको बहुत कम रेट पे मिल रहा था, क्योंकि वो आगे अलोकेट नहीं कर पा रहे हैं, उतना ज़्यादा क्रेडिट ले मार्केट में फ़्लो नहीं हो रहा है। तो ये भी एक चीज़ है, ये आपको समझनी है, और ज़्यादा कुछ इसमें जानने के लिए नहीं है। इन्होंने इस चीज़ को एक्नॉलेज किया है कि बैंक है वो सेफ़ तरीके से खेलना चाह रहे हैं, वो इतना ज़्यादा क्रेडिट रिस्क लेना नहीं चाहते, अपनी बैलेंस शीट को एक पॉइंट से ज़्यादा वो ख़राब नहीं करना चाह रहे हैं। तो इस चीज़ को उन्हें समझना है, और ये उन्होंने क्लियरली एक्नॉलेज किया है। तो ये अच्छी चीज़ है, इसको लेके जब तक आप एक्नॉलेज नहीं करेंगे तब तक आप उस चीज़ को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो अगर कहीं पे भी आपके पास कमी है, आपको लगता है कि हाँ आप नहीं कर पा रहे, तो उसको सबसे पहले तो समझिए कि हाँ भाई मैं उस चीज़ में कम हूँ या फिर उसमें मेरे साथ प्रॉब्लम है। तो उसे पहले सबसे पहले तो एक्नॉलेज करना ज़रूरी होता है। जब आप एक्नॉलेज कर लेंगे तो आप बाकी लोगों से एक स्टेप आगे निकल जाएंगे, और फिर बाद में आप सॉल्यूशन की तरफ बढ़ेंगे। फिर आप सॉल्यूशन ढूंढना चालू करेंगे जब आपको प्रॉब्लम लगेगी। अगर प्रॉब्लम ही नहीं है तो फिर सॉल्यूशन किस चीज़ का ढूंढेंगे। तो इसलिए एक्नॉलेजमेंट ज़रूरी होता है, ये एक पॉजिटिव चीज़ है, उसको हमको उस तरीके से ही देखना है। उसके बाद में एफ कंटिन्यू टू बी सेलर एज मार्केट राइज ऑन लिक्विडिटी बूस्ट टू म्यूचुअल फंड्स। तो इसको लेके भी कुछ ज़्यादा शॉकिंग चीज़ नहीं है। एफ पी आई यानी फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट होता है। जो फॉरेनर्स होते हैं वो हमारे इंडिया के अंदर इन्वेस्ट करेंगे स्टॉक मार्केट के अंदर, इक्विटी मार्केट जो होता है उसके अंदर, तो उसको हम एफ बोलेंगे। अगर कैपिटल मार्केट के अंदर इन्वेस्टमेंट हो रही है, कैपिटल मतलब जो मशीन्स वगैरह होती है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होगी, उसको हम एफ बोलेंगे। तो एफ जो है इंडिया के मार्केट से वो बाहर जा रही है, तो ये भी कॉमन सी बात है, क्योंकि अब अगर इकोनॉमिक लॉकडाउन होगा, ऐसी चीज़ें होंगी, पेंडेमिक आएगा, तो इनस्टेबिलिटी बढ़ेगी इकोनॉमी के अंदर, और फॉरेन जो इन्वेस्टर्स होंगे वो बाहर जाएंगे। तो इस चीज़ को लेके हमको हमेशा माइंड सेट बना के रखना चाहिए कि हम एफ को लेके उतना ज़्यादा अपने चीज़ों को डिसाइड ना करें, उतना ज़्यादा एफ के ऊपर रिलाय ना होने दें, जबकि हमको एफ ज़्यादा भरोसेमंद होता है इस चीज़ के अंदर। तो एफ और एफ के बीच का आपको बेसिक डिफरेंस पता होना चाहिए। और एक नई चीज़ हुई है कि आरबीआई ने म्यूचुअल फंड्स के लिए 50,000 करोड़ तक का लिक्विडिटी सपोर्ट दिया है, जो कि काफ़ी पॉजिटिव मूव है। और ये म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री को स्टेबिलिटी देगा, लोगों को कॉन्फिडेंस देगा, क्योंकि जो अभी आप देखेंगे कि म्यूचुअल फंड के अंदर जो डेट इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, जो डेट म्यूचुअल फंड होते हैं, उनके अंदर 55,000 करोड़ के म्यूचुअल फंड्स हैं जो असेट अंडर मैनेजमेंट है इंडस्ट्री के टोटल। तो इसको लेके आपने एक चीज़ ध्यान रखनी है कि अगर 50,000 की आपने विंडो दी है तो काफ़ी अच्छा मूव है ये आरबीआई का, जो 2008 में भी हम जो क्राइसिस आया था उस टाइम पे हमने देखा था, और अभी भी आरबीआई रेस्क्यू के लिए आया है। यहाँ पे बैंकों को ये पैसा दिया जाएगा बेसिकली, और वो आगे अलोकेट करेंगे। तो ये चीज़ आपने समझनी है। और यहाँ पे ऐसा नहीं है कि बैंकों को यहाँ पे एनपीए वाला जो कॉन्सेप्ट है वो फिर से आ जाएगा रिस्क एवर्जन का। तो यहाँ पे पॉलिसीज़ थोड़ी सी दूसरी हैं, उसको लेके हम एक अलग डिस्कशन करेंगे, और आई होप कि आने वाले टाइम में इसको लेके इंडियन एक्सप्रेस ही अपना एक एक्सप्लेन पेज पे दे देगा, और तब हम अच्छे से डिस्कस कर लेंगे। अगर नहीं होता है तो मैं उसको लेके एक अलग से वीडियो ले आऊँगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब अगली न्यूज़ जो हम देखेंगे वो हमको देखने को मिलेगी, यहाँ पे एक न्यूज़ थी ऑयल प्राइस को लेके। हाँ, यूएस WTI क्रूड प्लंजेस 18%। तो जो हमने WTI क्रूड ऑयल की प्राइस पहले डिस्कस करी थी, जो -40 तक चली गई थी, -$40, वो फिर से कल 18% का ड्रॉप देखा उसने। तो और ये चीज़ें हमको लगातार इस पेंडेमिक का जब तक एंड कुछ देखने को नहीं मिलेगा तब तक ये चीज़ें होती रहेगी, तो कुछ भी सरप्राइजिंग नहीं होना चाहिए। ये चीज़ के लिए आपका माइंडसेट बना रहना चाहिए हमेशा का हमेशा, और आपने ये चीज़ें समझ में आनी चाहिए कि किस तरीके से लिंक होती है। पेंडेमिक होता है वो किस तरीके से ओवरऑल इकोनॉमिक इम्पैक्ट क्रिएट करता है। तो वो एक इम्पैक्ट आपको समझ में आना चाहिए कि इंटरेस्ट रेट के ऊपर क्या इम्पैक्ट होगा, फिजिकल डेफिसिट के ऊपर क्या इम्पैक्ट होगा, जो क्रूड ऑयल है उसके ऊपर क्या इम्पैक्ट होगा, इकोनॉमी के ऊपर जो इम्पैक्ट है वो कैसे होने वाला है। तो आपको ये सारी चीज़ें समझ में आनी चाहिए। इससे क्या आप कभी भी डिस्कस करेंगे, या फिर कभी भी मैं इंटरव्यू में भी जाते हैं, या फिर आंसर राइटिंग भी करेंगे, तो उस चीज़ को आप एक अच्छे पैटर्न में समझ पाएंगे। आपको चीज़ें ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगी, क्योंकि आप इंटरलिंक करके चीज़ों को पढ़ेंगे। तो इंटरलिंक जो करना होता है वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। जब आप आंसर राइटिंग भी करेंगे तो आपको इंटरलिंक ही करना है, ये बेसिकली चीज़ होती है। बीपीसीएल को लेके एक आर्टिकल है कि बीपीसीएल जो बीपीसीएल का सेल होने वाला था, भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड है बीपीसीएल का फॉर्म, ये गवर्नमेंट का पीएसयू है। और आप देखेंगे कि गवर्नमेंट ने सोचा था इसे हम प्राइवेटाइज़ करेंगे, और प्राइवेटाइजेशन का प्लान है वो फेल होता नज़र आ रहा है फ़िलहाल के लिए, क्योंकि अभी जो वैल्यूशन होगा अगर कंपनी का तो वो बहुत कम होने वाला है, क्योंकि इकोनॉमिक क्राइसिस है,
तो इस बीच में और ऑयल के प्राइस वैसे ही गिरे हुए हैं, तो ऑब्वियस ही बात है कि ऑयल से रिलेटेड जितनी भी कंपनीज़ है वो कई शट डाउन होने के बाद में इंसॉल्वेंसी के लिए फ़ाइल कर रही है। तो अगर आप अपनी कंपनी बेचेंगे तो आपको सस्ते में ही बेचनी पड़ेगी। तो इसलिए आप देखेंगे कि गवर्नमेंट अभी इसकी सेल को थोड़े टाइम के लिए रोक सकती है, और आने वाले टाइम में हमको ये चीज़ देखने को मिलेगा, क्योंकि अभी वैल्यूएशन अच्छे से नहीं होगा, और होगा तो वो बहुत कम होगा। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी मेरे हिसाब से, और इसमें ज़्यादा कुछ इतना है नहीं, आपको बेसिक कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए कि ऑयल के प्राइस कम है, इस वजह से वैल्यूएशन कम होगा, और वैल्यूएशन कम होने की वजह से गवर्नमेंट अभी बेचना नहीं चाहेगी। अगर आपकी प्रॉपर्टी की सही कीमत आपको नहीं मिलेगी तो आप नहीं बेचना चाहेंगे, तो ये ऑब्वियस सी बात है। इसमें कुछ भी उतना ज़्यादा समझने वाला या फिर इतना ज़्यादा कुछ है नहीं कि आपको कॉन्सेप्ट समझाया जाए। एक यहाँ पे अच्छा सा आर्टिकल है, वो उर्जित पटेल का है। उर्जित पटेल हमारे फॉर्मर आरबीआई गवर्नर हैं, तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। उन्होंने शुरुआत में बताया है कि किस तरीके से जो आरबीआई ने एफर्ट शुरू किए थे 2013 के अंदर, और 2013 के बाद में 2016 में आरबीआई एक्ट आया और उन्होंने एमपीसी का फॉर्मेशन किया। एमपीसी थोड़ा ध्यान रखना है आपको, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का फॉर्मेशन होता है, जिसके अंदर आरबीआई के रिप्रेजेंटेटिव होंगे और एक्सटर्नल मेंबर्स भी होंगे, जिसके अंदर जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट करेगी, तो उसके बारे में मेन इन्होंने बात की है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि एमपीसी कब आया और क्या चेंजेस हुए हैं उसके बाद से। तो उस एक्ट के अंदर चेंजेस, एक तो मेन चेंज था वो आपको ये देखने को मिलेगा कि आरबीआई ने इन्फ्लेशन टारगेटिंग पॉलिसीज़ बनानी थी। उनको ये बोला गया कि आप मॉनेटरी पॉलिसी ऐसी बनाएंगे जिससे इन्फ्लेशन कंट्रोल में रहे। तो आरबीआई को इन्फ्लेशन प्राइमरी ध्यान में रखना है, ग्रोथ के लिए फोकस नहीं है। देखिए बेसिकली आपने समझना है कि जितनी भी जो कंट्रीज़ हैं उनके सेंट्रल बैंक को रोल दिया जाता है कि आप या तो इन्फ्लेशन कंट्रोल करेंगे या फिर ग्रोथ कंट्रोल करेंगे, क्योंकि जैसे जितनी ज़्यादा इन्फ्लेशन होगी उतना ज़्यादा ग्रोथ भी होगा। ये भी आपको चीज़ समझ में देखने को मिलेगी, क्योंकि ज़्यादा लोगों के पास पैसा आ रहा होगा तभी इन्फ्लेशन बढ़ेगी और उतना ही ज़्यादा ग्रोथ होगा। तो फिर यहाँ पे एक आरबीआई को रोल दिया गया था 2016 के अंदर कि आप है जो इन्फ्लेशन टारगेटिंग रखेंगे अपनी पॉलिसीज़ को, और 4% का टारगेट दिया गया, +-2 जो है 2 से 6% के बीच में आपको इन्फ्लेशन रखनी है। और ये आरबीआई की एमपीसी थी जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, उसको ध्यान रखना था। तो आपने बेसिकली ये ध्यान रखना है कि अब एमपीसी कैसे ध्यान रखेगी मॉनेटरी पॉलिसी का, वो रेपो रेट को कंट्रोल करेगी, रिवर्स रेपो रेट को कंट्रोल करेगी। बेसिकली रेपो रेट को कंट्रोल करेगी तभी वो रिवर्स रेपो रेट ऑटोमेटिकली कंट्रोल होता है उससे, क्योंकि रिवर्स रेपो रेट है वो हमेशा रेपो रेट से कम रहेगा। रेपो रेट क्या है, रिवर्स रेपो रेट क्या है, मैंने पहले भी बताया, अभी भी थोड़ा बता देता हूँ अगर कोई नया व्यूअर है तो, कि रेपो रेट वो पैसा होता है, वो रेट होता है जिसके ऊपर आरबीआई बैंकों को पैसा देता है उधार, और आरबीआई जिस रेट पे पैसा अपने पास रखता है बैंकों का, उसको रिवर्स रेपो रेट बोलते हैं। तो यानी बेसिकली आपने समझना है कि जो आरबीआई है वो बैंकों का बैंक है। जैसे हम बैंक के पास पैसा रखने जाते हैं तो वो हमको इंटरेस्ट देता है, वैसे ही आरबीआई रिवर्स रेपो रेट देता है बैंकों को, और रेपो रेट जो हम लोन चुकाते हैं, हमारा लोन रेट होता है, वो रेपो रेट होता है। तो इसमें ज़्यादा कुछ समझना नहीं है आपको, सिर्फ ये तो पता ही होगा कि लोन रेट होता है वो हमेशा हायर होगा, बजाय कि जो आपको सेविंग अकाउंट और जो भी ये एफडी वगैरह पे पैसा मिलने वाला है उससे ज़्यादा ही होगा लोन का रेट। तो ये चीज़ वैसी ही है यहाँ पे भी, कुछ ज़्यादा उसमें समझने वाला नहीं है। अगर आप पैसा रख रहे हैं तो आपको कम मिलेगा रिटर्न। तो यहाँ पे इन्होंने मेन बात करी है वो एमपीसी को लेके करी है कि मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी जो है उसका इंपॉर्टेंट रोल रहा है इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने में प्रीवियस 4-5 जो साल हैं उनके अंदर, और उसके अंदर इनकी रिज़ाइन में भी ये चीज़ देखने को मिली। जब ये थे आरबीआई के गवर्नर तब भी आपको ये चीज़ देखने को मिलेगी। और इसने जो मैक्रो इकोनॉमिक मैनेजमेंट है, हमारा जो स्ट्रक्चर है, उसको एक स्टेबिलिटी दी, और स्ट्रक्चरल रिफॉर्म था ये काफ़ी बड़ा, और इसको इन्होंने काफ़ी पॉजिटिव तरीके से दिखाया है। लेकिन अभी ये बोल रहे हैं कि पिछले 1 साल में आप देखेंगे कि मॉनेटरी पॉलिसी के जो एक्शन है वो आरबीआई की वजह से थोड़े से ये कहेंगे आप कम हो गए हैं, या फिर सेकेंडरी हो गए हैं। प्राइमरी जिस तरीके का रोल था एमपीसी का, वो उसे कम करने की कोशिश की गई है पिछले 1-1.5 साल में। अब 1-1.5 साल में अंतर आया है। एक और चीज़ देखने को मिलेगी आपको कि ग्रोथ रेट है वो लगातार नीचे गिरी है पिछले 7 क्वार्टर से, तो यानी 2 साल से तो आपकी ग्रोथ रेट है वो नीचे गिर रही है। तो आपको ऐसे मेजर्स लेने पड़े, और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मेजर्स की वजह से आरबीआई का रोल बीच में आ गया और उन्होंने लिक्विडिटी बढ़ाई है अचानक से। तो इन्होंने एक चीज़ और बोली है कि जो लिक्विडिटी है वो कोई सिल्वर बुलेट नहीं है। सिल्वर बुलेट का मतलब है कि हर चीज़ का सॉल्यूशन लिक्विडिटी नहीं हो रहा है, कि आपकी ग्रोथ कम है तो आप ऐसा नहीं करेंगे कि पैसा लोगों के हाथ में पकड़ाना चालू करेंगे और आप सोचेंगे कि लोग ज़्यादा पैसा पकड़ेंगे तो ज़्यादा खर्च करेंगे और उसके बाद में आप ज़्यादा कमाएंगे। तो उस चीज़ को इन्होंने लिंक किया है। और अगर आप आर्टिकल है उसको तो ज़रूर पढ़ना है आपने, तो उससे आपको एक अंडरस्टैंडिंग ज़रूर मिलेगी। और ये इंपॉर्टेंट आर्टिकल होते हैं ऐसे जो इनमें कंसेप्चुअल क्लियरिटी होती है, वो आपको काफ़ी कुछ सिखाते हैं।
वो आपको सिर्फ एक बार काम नहीं आएंगे, वो आपको हमेशा चीज़ों की अंडरस्टैंडिंग के लिए, किसी भी न्यूज़ को, किसी भी एनालिसिस को करते टाइम बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो वो चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो इन्होंने बोला है कि लिक्विडिटी है वो सब चीज़ों का सॉल्यूशन नहीं है, और बेसिकली जो इनका एम्फेसाइज रहा है वो इसी चीज़ पे रहा है कि आरबीआई ने जो एमपीसी को जो बाईपास किया है तो वो ठीक चीज़ नहीं है। एमपीसी की सैंक्टिटी, जो उसकी पवित्रता होती है, उसको भंग किया कि आप किसी चीज़ का मान लीजिए इंपॉर्टेंस बनाते टाइम आप बोलते हैं कि ये उस काम को करेगा, या फिर ये एक जो बॉडी बना रहे हैं हम, ये उस चीज़ के लिए बना रहे हैं पर्टिकुलरली, लेकिन उसके बाद में अगली बार आप जब वो काम करते हैं तो उस बॉडी से ही नहीं पूछ रहे, तो उसकी इंपॉर्टेंस कम हो जाती है। और वही चीज़ इन्होंने बोली है कि चाहे सिचुएशन कैसी भी हो, कितना भी डिस्टर्बिंग हो सकती है चीज़ें, लेकिन हमको क्या ध्यान रखना है कि हम एमपीसी को फॉलो करेंगे। एमपीसी के थ्रू जो भी रिफॉर्म लाने वाले होते हैं, या फिर एमपीसी सेटिस्फाई होनी चाहिए, उसके जो मेंबर्स हैं उनसे चीज़ें पूछी जानी चाहिए, उनसे डिस्कशन किया जाना चाहिए, और उसके बाद ही जो रिफॉर्म है जो उनके कंट्रोल में होते हैं उनको दिया जाना चाहिए। वरना फिर आप कैसे एक्सपेक्ट करेंगे कि एमपीसी इन्फ्लेशन को टारगेट करके काम कर पाएगी। तो अगर कल को मान लीजिए कि अचानक से इन्फ्लेशन बढ़ जाता है, तो फिर आप एमपीसी के ऊपर फोकस करने जाएंगे, एमपीसी को बोलेंगे कि आपके हाथ में थी ये चीज़ें, आपको बोला गया था और आपने कंट्रोल नहीं किया। तो ऐसा नहीं हो सकता ना कि आप उनसे जो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो तो आप एक्सपेक्ट करें, और उनकी जो पावर है, जो उनकी अथॉरिटी है वो छीन ली। तो अथॉरिटी कम्स विथ रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपको ये समझना है। और एक बड़ा फेमस सा कोट है कि पावर करप्ट्स एंड एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्यूटली। तो ये तो खैर इस कॉन्टेक्स्ट में उतना रिलेटेड है नहीं, लेकिन बड़ा फेमस सा कोट था, इसलिए मैंने बताया कि किस तरीके से अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी एक दूसरे के जो आप कहेंगे एक दूसरे के साथ चलती हैं। जैसे जैसे रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ेगी वैसे वैसे अथॉरिटी बढ़ेगी, और अथॉरिटी घटेगी तो फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आपकी घटनी चाहिए। अगर इनका इम्बैलेंस होता है तो फिर चीज़ें ठीक से काम नहीं करेगी। तो इसमें आपने ये बेसिक सी चीज़ें ये समझ लेनी है। इसके बाद हम एक जो आर्टिकल है वो वे ऑफ ओपनिंग अप है। ये जो कल एक डिस्कशन हुआ था हमारे सीएम और प्राइम मिनिस्टर का, उसको लेके इन्होंने बताया कि चौथा इंटरेक्शन था ये इस टाइप का अपने आप में। और इस इंटरेक्शन में यही बात की गई कि किस तरीके से हमको लॉकडाउन है वो हटाना है, किस तरीके से ओपन अप करना है फिर से चीज़ों को। तो एक जो बेसिक चीज़ है वो ऑथर बोल रहे हैं कि ये लाइव वर्सेस लाइवलीहुड का डिबेट बन गया है, और ये नहीं बनना चाहिए था, क्योंकि लाइव वर्सेस लाइवलीहुड का डिबेट अगर बना के देखेंगे तो आपको इकोनॉमी एक साल के लिए शट डाउन कर देनी पड़ेगी। आपने लगेगा कि यार जब तक बिल्कुल ख़त्म नहीं हो जाता है तब तक मेरे को बंद करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप ये अप्रोच अपनाएंगे तो भी वैसे भी लाइव्स जाने वाली है, लोग भूख से मर जाएंगे। तो कुल मिला के लाइव वर्सेस लाइवलीहुड का जो डिबेट है उसको नहीं रखना है हमको, ये समझाने की इन्होंने बात की। और एक बात बोली है कि जो स्टेट हैं उनकी अलग अलग ट्रांजेक्ट्री है इन्फेक्शन की, जहाँ पे एक तरफ महाराष्ट्र और गुजरात में आपको बहुत ज़्यादा केसेस देखने को मिल रहे हैं। हाईएस्ट केसेस हैं वो महाराष्ट्र और गुजरात में ही है फ़िलहाल, तो फर्स्ट एंड सेकंड नंबर पे हैं ये लोग। लेकिन दूसरी तरफ आपको देखने को मिलेगा गोवा है वो रिकवर हो चुका है, और भी 4 स्टेट्स हैं जो त्रिपुरा वगैरह, तो वो रिकवर हो चुके हैं। केरला ने बहुत अच्छे रिजल्ट्स दिखाए हैं। और इसी चीज़ को लेकर कल कंट्रोवर्सी भी हो गई थी कि केरला के सीएम है वो उन्होंने पार्टिसिपेट क्यों नहीं किया। तो उसके बाद उनका एक डिफेंस आया कि केरला को बोला गया था कि जितना भी जो फोकस है वो नॉर्थ और ईस्ट जो इंडिया है, नॉर्थ ईस्ट इंडिया, उसके ऊपर रहने वाला है जहाँ पे ज़्यादा इन्फेक्शन रेट है। इसलिए केरला के जो चीफ सेक्रेटरी हैं उन्होंने पार्टिसिपेट किया। तो इस चीज़ को लेकर थोड़ी सी कंट्रोवर्सी हो गई थी, लेकिन उसका कॉन्सेप्ट यही था कि केरला ऑलरेडी वो अच्छा कर रहे हैं, तो उन्होंने सोचा कि उनका जो मेन फोकस रहे सीएम का वो दूसरी जगह पर रहे, तो उसमें कोई इतना डिबेटेबल होना नहीं चाहिए। लेकिन हमको वो चीज़ें लर्न करनी चाहिए कि उन्होंने किस तरीके से उसे कंट्रोल करा। और अगर बहुत अच्छी चीज़ें देखने को मिलती है आपको, वहाँ से नई चीज़ें सीखने को मिलेगी, और आपको एक कंट्री वाइड जो सोशल डिफरेंस है वो देखने को मिलेगा कि हमें जो सोशल कॉन्टेक्स्ट में इतना बड़ा डिफरेंस है कि लोग खुद से इन्फॉर्म करते हैं वहाँ पे चीज़ों को, खुद आगे से आके रिपोर्ट करवा रहे हैं। और दूसरी तरफ दूसरे इंडिया में हमको हेल्थ वर्कर पे अटैक देखने को मिलते हैं, या फिर कुछ लोगों में ऐसा सोशल स्टिग्मा देखने को मिलेगा, एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को लेके आपको देखने को मिलेगा कि एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को टारगेट भी किया जाता है। और बहुत सारी चीज़ें हैं जो एक साथ में हो रही है, लेकिन उसकी वजह से पॉलिटिकल एजेंडा एक बन के बाहर आता है। तो वो चीज़ें आपने देखनी पड़ेगी कि एक ही कंट्री में दो स्टेट्स हैं तो उनके बीच में इतना बड़ा डिफरेंस है। तो ये चीज़ इन्होंने बताई है। अब एक आर्टिकल है आगरा विथ डिग्निटी को लेके, तो इसके अंदर आपने शायद न्यूज़ पढ़ी होगी कि आगरा में जो फूड सप्लाई हो रही है जो एरिया में, वो वहाँ पे खाना फेंक के दिया जा रहा है लोगों को। मतलब दूर से आप इन्फेक्शन के डर से आप चीज़ें हाथ में नहीं पकड़ा रहे। तो ये एक ह्यूमन रिएक्शन है, बेसिकली आपको समझना पड़ेगा इस चीज़ को। तो आप अंडरस्टैंड करेंगे कि जो पेंडेमिक होता है वो ह्यूमन के जो वर्स्ट बिहेवियर है उसको बाहर लाता है। तो यानी आप जो सबसे गंदा हो सकते हैं वो इसी टाइम में आपको दिखेगा। लोग
लोग आपको असली जो कहते हैं ना असली फेस, वो आपको अभी देखने को मिलेगा, क्योंकि वो अपनी सेफ्टी को लेकर इतने कॉन्शियस होंगे कि वो ना तो किसी को टच करना चाहेंगे, कुछ भी हो सकता है। तो आपको उस तरीके से समझना ही पड़ेगा आपको चीज़ों को। तो यहाँ पे भी वही चीज़ है, लेकिन जो ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर है उनका सस्पेंशन हो गया, ये एक न्यूज़ और है जो इसके अंदर कवर नहीं किया इन्होंने। लेकिन इन्होंने अब यहाँ पे बोला है कि ये पुरानी न्यूज़ है और अब ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। लेकिन एक चीज़ हमको ये ध्यान रखनी है कि यहाँ पे हम ट्रेन कर सकते हैं, हमारे जो जो भी हेल्थ वर्कर्स हैं उनको ट्रेन करेंगे तो ठीक तरीके से, और मॉनिटरिंग ठीक तरीके से होगी, तो इस टाइप की चीज़ें कम देखने को मिलेगी। क्योंकि ये इनह्यूमन एक्टिविटी है, आप देखेंगे कि लोग परेशान होते हैं एक तो, और ऊपर से जितनी भी जो अनकोऑपरेटिव प्रैक्टिसेस होती है वो चीज़ों को मिटिगेट नहीं करती है कहीं भी, वो ज़्यादा ही लोगों का मोराल तोड़ती है, उनको उनको उनका पार्टिसिपेशन कम करती है। तो ये चीज़ आपको समझना पड़ेगा, और इसीलिए मैंने आपको बताया कि केरला का जो मॉडल है वो हमको सिखाता है बहुत सारी चीज़। तो यहाँ पे एक लास्ट लाइन है, वो आप कंक्लूजन के तौर पे किसी भी आंसर राइटिंग में लिख सकते हैं, जो यहाँ पे आपको फोर्थ लाइन के अंदर से शुरू होती है। द स्टेट गवर्नमेंट वुड डू वेल टू रिकॉग्नाइज दैट most of the country's success so far in the battle against the pandemic have come when the administration and official have reached out to the people to give a helping hand and also to enlist their trust and support। तो यहाँ पे बेसिकली यही बोला गया है कि स्टेट गवर्नमेंट को ये चीज़ एक्नॉलेज करनी चाहिए कि ज़्यादातर पॉजिटिव रिजल्ट तब आए हैं जब एडमिनिस्ट्रेशन और ऑफिशियल्स हैं उन्होंने लोगों की मदद की है, हाथ में हाथ मिलाकर चीज़ों को काम करने की कोशिश की। तो यही अपील है, और इस चीज़ को आप कोट करेंगे किसी भी आंसर राइटिंग में या फिर किसी भी, जो जब आप कुछ लिखते हैं ऐसे वगैरह, तो आपको पॉजिटिव नोट पे उसे एंड करना होता है। तो यहाँ पे भी आप कोशिश ये करेंगे कि आपको पॉजिटिव नोट पे एंड करना है, चाहे कितना भी क्रिटिसिज्म हो, कितने भी क्रिटिकल कमेंट आपसे मांगे गए हो किसी चीज़ के बारे में, लेकिन आपने उसमें पॉजिटिव चीज़ बतानी है, अपना कुछ सजेशन देना है और उसे इम्प्रूवमेंट की तरीके से दिखाना है। तो ये चीज़ आपने हेल्प करने वाली है। अब यहाँ पे एक और आर्टिकल है जो आइडिया पेज के ऊपर है, शशि थरूर इंडिया के एमपी है, तिरुवनंतपुरम से, कांग्रेस से होते हैं, कांग्रेस से हैं शशि थरूर, और इन्होंने एक अपना सजेशन दिया है कि इंडिया को जो अपना एसपीआर होता है उसको बढ़ा लेना चाहिए। एसपीआर क्या होता है? स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व होता है, यानी जो कंट्रीज़ होते हैं उनके पास अलग अलग वो अपना रिजर्व बना के रखते हैं कि हम ऑयल के लिए रिजर्व बना के रखेंगे। मान लीजिए कभी वॉर हो जाता है तो फिर हमको हमारे पास रिजर्व होना चाहिए। तो इंडिया का जो रिजर्व है वो फ़िलहाल काफ़ी कम है, तो इंडिया को 87 डेज़ का रिजर्व ये रिकमेंड करते हैं, जो कि इतना है नहीं अभी। इंडिया का रिजर्व जहाँ तक मुझे इन्फॉर्मेशन है ये 15 दिन या फिर 21 दिन के आसपास है, और जबकि आप साउथ कोरिया का देखेंगे तो वो 91 डेज़ है। तो अभी इन्होंने बोला है कि ऑयल की प्राइस कम है तो हमको स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व बनानी चाहिए और ऑयल रिजर्व्स हैं उनको बढ़ा लेना चाहिए। तो ये इनका बेसिकली आइडिया है इसके बाद में, और इसमें ज़्यादा कुछ इंटरेस्टिंग नहीं है, लेकिन आपको ये टर्म और ये चीज़ समझ में आनी चाहिए कि एसपीआर होता क्या है और स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व किस तरीके से काम करते हैं, इंडिया को कितना बढ़ाना है, इंडिया क्या इसकी जो इंडिया की अप्रोच क्या है वो आपने पता होनी चाहिए अभी तक के लिए। और आज जो सबसे इम्पोर्टेंट आर्टिकल वो आप देखेंगे वो मुझे जो लग रहा है वो उर्जित पटेल का है। बाकी इतना कुछ हमारे लिए आज जानने को है नहीं। अब एक सेपरेट वीडियो है मैं जो आज लाने वाला हूँ, और वो आप जल्दी देखेंगे। चलिए तब तक के लिए बाय बाय, और थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सपोर्ट करें आप, लाइक करें, शेयर करें चैनल को, आपको समझ में आ रही है चीज़ें तो। और अगर आपको कुछ लगता है कि आपने नई चीज़ सीखनी है या फिर नया कोई टॉपिक है जिससे डिस्कस किया जा सकता है इस प्लेटफॉर्म पे, तो हम ज़रूर करेंगे। आप उसे कमेंट बॉक्स में लिखिए।